नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को जोर शोर से कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं आज आप लोग के सामने लेके आई हूँ 22 नवंबर यानी कि 22 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर्स को। तो आज देखेंगे कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट न्यूज थे, इवेंट्स थे जहां से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी क्लास आप अटेंड करें, चाहे अब चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना ना भूलें, क्योंकि मैं क्लास के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बता रही होती हूँ जो यहाँ पे मेंशन नहीं होते हैं, और वहां से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को, उन फैक्ट्स को नोट डाउन करिए, और ना ही सिर्फ नोट डाउन करिए बल्कि उनका रिवीजन भी करते हुए चलिए। तो चलिए, आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। और बहुत सारे बच्चे जो है, जब मैं क्लास के दौरान क्वेश्चंस पूछती हूँ उनका बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। स्पेशली देखा जाए तो रोली जी काफी अच्छा आंसर करती है, शमशेर जी हमेशा आप लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं। बाकी बच्चे भी इसी तरह आंसर करें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप उनको सर्च करके खुद से आंसर दोगे तो हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठ जाएंगी वो चीजें, ठीक है। और अगर वो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया तो एक क्वेश्चन भी आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सेशन से जुड़िए, आप लोग सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित नोटिफिकेशन मिलेगी और हम लोग डेली इसी तरीके से करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत नई नई चीजें सीखते रहेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप कहां पे आयोजित की गई दोस्तों, तो ये साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया और इसका समापन सत्र हो चुका है। और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 20, 25, 30, 35। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को पॉज किया करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर किया करिए, ठीक है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, 25 स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में, जो कि दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए, जो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में भारत ने 28 में से, ध्यान रखिएगा, 25 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, 25 स्वर्ण पदक। यहाँ पे अगर भारत की अन्य उपलब्धियों की बात करें तो 25 स्वर्ण पदक के साथ भारत ने 9 रजत यानी कि सिल्वर मेडल और साथ ही साथ 4 ब्रॉन्ज मेडल, ये टोटल इससे पदक जीते। तो टोटल देखा जाए जो भारत ने मेडल जीते हैं वो जीते 38, ठीक है, 38 मेडल जीते हैं किसमें, 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ आयोजित हुई, दक्षिण कोरिया में, ठीक है। यहाँ पे जो जूनियर एयरगन पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट्स हुआ था, उसमें देखिए किसने जीता, कौन सी जोड़ी ने जीता है। तो यहाँ पे भानु भाकर और यहाँ पे माफ करिएगा मनु भाकर और सम्राट राणा की जो भारतीय जोड़ी थी, उसने 10 मीटर जूनियर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में मेडल जीता है। वहीं देखा जाए जो सीनियर इवेंट्स में जितने स्वर्ण पदक जीता है वो कौन था, तो रिदम सांगवान और विजय वीर सिद्धू ने, जो कि भारतीय जोड़ी थे, इन्होंने इसी टूर्नामेंट में सीनियर इवेंट स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। 15वीं एशियाई जो चैंपियनशिप हुआ है एयरगन चैंपियनशिप, इसकी बात करें तो ये 9 से लेकर के 19 नवंबर 2022 के बीच में आयोजित किया गया। एक शहर है जिसका नाम है डेगू, ठीक है, डेगू दक्षिण कोरिया में इसे आयोजित किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों, 25 स्वर्ण पदक जीते हैं 28 में। टोटल अगर हम पदक की संख्या बात करें तो 38 मेडल जीते गए हैं 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया, ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया, कब मनाया गया। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखा जाए प्रत्येक वर्ष जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, लोगों में स्वास्थ्य संबंधी और अस्थायी स्वच्छता है उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष
19 नवंबर को ध्यान रखिएगा वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। इस वर्ष की बात करें, देखिए जब भी कोई डेज होते हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उसका एक विषय या थीम जरूर होता है और थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा विश्व शौचालय दिवस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस वर्ष की थीम की बात करें वर्ल्ड टॉयलेट डे की, तो देखिए अदृश्य को दृश्य बनाना, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। 2013 से प्रत्येक वर्ष जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चूंकि हम बात कर रहे हैं 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जा रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर करिए कि 19 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कामेंग जल विद्युत परियोजना का भी हाल फिलहाल में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आंसर दिया करिए आप लोग, ठीक है। और आप लोगों से एक ही शिकायत है मेरी, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, थोड़ा सा शेयर करो, व्यूज लाइक्स बढ़ाओ, कमेंट बढ़ाओ, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप इतना जरूर करोगे, ठीक है। बाकी मैं खुद नहीं चाहूंगी कि आप अपना कोई भी जो है समय अनावश्यक गवाओ, लेकिन फिर भी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए, ठीक है आप लोग। चलिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पे आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। 19 नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अरुणाचल प्रदेश का कामेंग जिला, ध्यान रखिएगा जो पश्चिमी कामेंग जिला है, वहां पे 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना को उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस परियोजना में देखा जाए, ये परियोजना पूरी 80 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में ये फैली हुई है और इसकी जो लागत आई है बनाने की वो 8200 करोड़ रुपए की लागत इस परियोजना में आई है। ऐसा माना जा रहा है इस परियोजना में देखा जाए 2 बांध होगा और एक बिजली घर है, ठीक है। और इसमें देखा जाए कितनी बिजली पैदा करने की क्षमता है कामेंग जल विद्युत परियोजना में, तो 3353 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता है और इसके लिए देखा जाए 150 मेगावाट की 4 यूनिट जो है स्थापित की गई है, ठीक है। तो इससे देखा जाए मतलब 3353 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने के लिए यहाँ पे 150 मेगावाट की 4 यूनिट को स्थापित किया गया है। इस परियोजना को देखा जाए तो यह परियोजना 2030 तक 30,000 मेगावाट की अनुमानित जल विद्युत क्षमता का एक हिस्सा होगी। जैसा कि सरकार की योजना है कि 2030 तक 30,000 मेगावाट की अनुमानित जल विद्युत क्षमता राष्ट्र को मतलब समर्पित किया जाए, उसी का ये हिस्सा है जो ये 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना यानी कि कामेंग जल विद्युत परियोजना का जो उद्घाटन किया गया, ये उसी की तरफ एक कदम है, ठीक है, भारत सरकार का, ठीक है। चूंकि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों भारत का पूर्वोत्तर राज्य में से एक राज्य है। पूर्वोत्तर देखिए, आप देख सकते हैं ये आपके सामने इंडिया का मैप खुला हुआ है और जब आप पूर्वोत्तर यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ देखेंगे तो यहाँ आपको 7 सिस्टर्स दिखाई देंगी, जिसमें से एक सिस्टर कौन सी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों बात किया जाए जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, इसकी माफ करिएगा इसकी 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा है और देखा जाए तो ये कुछ राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें दोस्तों तो भूटान, चाइना और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं हम राज्यों की बात करें दोस्तों तो ये असम और नागालैंड से अपनी सीमा को साझा करता है। ध्यान रखिएगा 7 बहनों में से एक है। 7 बहन कौन कौन सी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ध्यान रखिएगा असम जो है इन सब से सभी जो है बहनों से अपनी सीमा को साझा करता है असम, ठीक है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के राजधानी की बात करें तो ईटानगर जो है इसकी राजधानी है और यहाँ के जो गवर्नर है यानी कि जो राज्यपाल है वो बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे एक सीट जो है राज्यसभा में अरुणाचल प्रदेश की, वहीं 2 सीटें हैं लोकसभा में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हमें, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर्स थे जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे जो दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग बनाई जा रही किस राज्य में दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही, ठीक है।
वही बात करें अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया, तो अभिनेता संजय दत्त को बनाया गया है। और तोरज्ञ महोत्सव 2022 जो सेलिब्रेट किया गया था, जो मनाया गया था, वो अरुणाचल प्रदेश में था। देखिए महोत्सव, मेला, इन सब से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। देखिए हम लोगों ने भी कुछ ही दिन पहले बात किया था, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल जो आयोजित किया गया है, ठीक है, उसमें उसका फाइनल हो चुका है। और यहाँ पे जो है विनर टीम जो या फिर जो शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, ध्यान रखिएगा, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर ने पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में संपन्न हुआ है पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल, ठीक है, जिसमें देखा जाए यहाँ पे 85 स्वर्ण पदक सहित कुल 237 पदक के साथ लगातार दूसरे साल शीर्ष स्थान हासिल किया। किसने दोस्तों, मणिपुर ने देखा जाए तो कुल 237 पदक मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड मेडल से कितना जीता है दोस्तों, 85 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसी के साथ से दूसरे साल लगातार दूसरे साल यानी कि पिछले साल भी पूर्वोत्तर खेलों में, पिछली बार भी पूर्वोत्तर खेलों में मणिपुर ही जो था वो शीर्ष स्थान हासिल किया था। इस वर्ष भी मणिपुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वही सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 76 मणिपुर ने 76 रजत मेडल पदक जीते हैं और 77 जो कि कांस्य पदक जीते हैं। और दूसरे स्थान पे जो राज्य रहा है वो देखा जाए असम जो है दूसरे स्थान पे रहा है, जिसने देखा जाए 81 स्वर्ण पदक, जो कि यहाँ पे देखा जाए 60 रजत पदक और 60 कांस्य पदक, टोटल जो है 201 पदक जीत करके पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में दूसरे स्थान पे रहा है, ठीक है। इस वर्ष जो पूर्वोत्तर खेल हुआ है जो कि 16 नवंबर को इसका दूसरा संस्करण था, ध्यान रखेगा, उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल का ये दूसरा संस्करण था। कहाँ पे आयोजित किया गया था दोस्तों, तो मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इस वर्ष जो है उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल का जो आयोजन या फिर मेजबान जो राज्य था वो था मेघालय। क्योंकि इस वर्ष दूसरा संस्करण था ये, और दूसरे संस्करण में जो शीर्ष स्थान हासिल किया मणिपुर में नहीं किया है, पहले भी मणिपुर ने किया था। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि जो पहला उत्तर पूर्व या फिर पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल हुआ था वो किस राज्य में या फिर मेजबान राज्य कौन था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे मेटा के न्यू इंडिया हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। मेटा, ठीक है, इसका न्यू इंडिया हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अर्पिता सक्सेना, अंजू सिंह, संध्या देवनाथन या फिर दिव्यांश गांगुली। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, संध्या देवनाथन को मेटा के न्यू इंडिया हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। ये देख लेते हैं। तो मेटा की जो पेरेंट कंपनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी मेटा, उसे संध्या देवनाथ को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये संध्या देवनाथन है और इनको मेटा का, ध्यान रखिएगा, मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। इन्हें देखा जाए जो संध्या जी हैं इनको भारतीय कारोबार का नया प्रमुख बनाया गया और साथ ही साथ उपाध्यक्ष के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। और ये जो अपना कार्यभार है वो 1 जनवरी 2023 से अपने पदभार या फिर कार्यभार को संभालेंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फेसबुक यहाँ पे संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियों को खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस राज्य ने जो है कोरोना के बाद, कोविड जो था उसके बाद से किस राज्य बिजनेस के मामले में या फिर कारोबार के मामले में शीर्ष स्थान या फिर नए नए कंपनियों को खोलने में शीर्ष स्थान पे रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए, महाराष्ट्र जो है शीर्ष स्थान पे रहा है नई कंपनियों को खोलने के मामले में आफ्टर कोविड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेंडेमिक था उसके बाद यानी कि जब कोविड-19 खत्म, यहाँ पे कोविड के बाद देखा जाए जो नई कंपनियों को खोलने के मामले में महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा, यानी कि सबसे ज्यादा नई कंपनियां खुली हैं यहाँ पे। कारपोरेट मामले जो मंत्रालय है उसने एक आंकड़ा जारी किया और इसने बताया कि पिछले 3 साल में लगभग 60
60,000 नई कंपनियां खोली गई हैं दोस्तों। कहां पे? महाराष्ट्र में। वहीं बात करें दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य रहा है दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये यूपी स्पेशल के लिए आपसे, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए आफ्टर कोविड और 3 साल के दौरान लगभग 30,000 नई कंपनियां खोली गई हैं, ठीक है। तो ये जो कॉर्पोरेट मंत्रालय है उसने एक आंकड़ा जारी किया है, उसने ये बताया है कि कोविड-19 के बाद और जो है जब नए कारोबार शुरू किए गए तो नए कारोबार में जो नई कंपनियां खोली जा रही थी उसमें पिछले 3 वर्षों के दौरान 60,000 कंपनियां सिर्फ महाराष्ट्र में खुली हैं। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पे है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे तो उत्तर प्रदेश रहा है, जहां पे पिछले 3 वर्षों में 30,000 कंपनियों ने क्या किया है, अपना कारोबार खोला है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात किया जाए, जो पिछले 3 साल में देखा जाए उत्तर प्रदेश दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु इतने बड़े बड़े राज्यों को उद्योग के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पे अगर हम कंपनियों की बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितनी कंपनी है जो एक्टिव है, जो सक्रिय है, तो लगभग देखा जाए 1.08 लाख कंपनियां जो है वो सक्रिय हैं। और इसी के मामले में सक्रिय जो कंपनियां, जो एक्टिव कंपनियों के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा हो गया। यहाँ पे जो सबसे अधिक जो सक्रिय कंपनियां है दोस्तों 3 लाख है, सबसे अधिक सक्रिय कंपनियां महाराष्ट्र में है, जबकि दिल्ली देखा जाए 2.2 लाख कंपनियां जहां पे एक्टिव कंपनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए सक्रिय कंपनियों के मामले में पहले स्थान पे कौन है दोस्तों, तो महाराष्ट्र है, जहां पे 3 लाख कंपनियां सक्रिय हैं। वहीं देखा जाए दूसरे स्थान पे नई दिल्ली, माफ करें दिल्ली है। वहीं तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का स्थान आता है सक्रिय कंपनियों के मामले में, जहां पे 1.08 लाख कंपनियां क्या है दोस्तों, सक्रिय है, ठीक है। और बाकी नए उद्योग या नए कारोबार, नई कंपनियों खोलने के मामले में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। तो ये देखा जाए कॉर्पोरेट मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए उसमें ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पे यूपी स्पेशल भी है। चूंकि हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र दोस्तों स्क्रीन पे इंडिया का मैप खुला हुआ है और अगर आप वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र दोस्तों जिसकी अपनी एक समुद्रिक सीमा है, अरेबियन सागर से अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसके कुछ राज्य और यूटी से अपनी सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, यहाँ पे देखा जाए तो गुजरात से, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर तेलंगाना से, कर्नाटक से और गोवा से अपनी सीमा को साझा करता है। वही दमन एंड द्वीप, ध्यान रखिएगा, दमन एंड द्वीप से भी अपनी सीमा को साझा कर रहा है कौन, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र दोस्तों जिसकी कैपिटल क्या है, मुंबई है। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। देखिए अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में शपथ भी लिया, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री भी हैं जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है वो किस द्वीप पे स्थित है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, 22वां पुरुष फुटबॉल विश्व कप, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है, किस देश में शुरू हुआ है, स्पेन, ब्राजील, कतर या फिर यूएई। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अपने आप में स्टार कर लीजिएगा। और इसके जो करेक्ट आंसर है वो है कतर में जो है 22वां पुरुष फुटबॉल विश्व कप स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 20 नवंबर से इसको स्टार्ट किया गया कतर में। और कतर में एक जगह का नाम है जिसका नाम है अल खोर में एक स्टेडियम है जिसका नाम है अल बायत स्टेडियम, ध्यान रखिएगा ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अल बायत स्टेडियम में 22वें फीफा पुरुष विश्व कप की औपचारिक शुरुआत की गई है, ठीक है। तो 20 नवंबर से फीफा वर्ल्ड कप जो कि 22nd या जो था संस्करण था और इसकी शुरुआत की गई कतर में। और कतर में भी अगर स्टेडियम पूछ दे आपका तो अल बायत स्टेडियम है, ठीक है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कतर में जो आयोजित किया जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप, अरब देश फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। तो ऐसा पहली बार है कि किसी अरब देश ने फीफा फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की है। भारत की तरफ से देखा जाए तो उद्घाटन समारोह में कौन भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने भारत की तरफ से क्या किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया ये जो फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन समारोह में। वही बात किया जाए जो प्रसिद्ध एक हॉलीवुड अभिनेता है जिनका नाम है मॉर्गन फ्रीमैन, उन्होंने उद्घाटन समारोह में कथावाचक किया। इस देखा जाए इस पूरे टूर्नामेंट में कितने देश के, यहाँ पे जो 5 महाद्वीप के 32 देश इस पूरे टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। अगर हम बात करें पिछला जो फुटबॉल हुआ था, विश्व कप हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2018 में, उसमें जो है फ्रांस विश्व चैंपियन रहा था, ठीक है। और ये रूस में आयोजित किया गया था, इस वर्ष कतर में किया जा रहा है। और 2022 में जो कतर में हो रहा है, 2018 में रूस में आयोजित किया गया था, जिसमें विश्व चैंपियन कौन था दोस्तों,
फ्रांस था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लगातार। यहाँ से पूरी पॉसिबिलिटी स्पोर्ट्स सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। उसके पहले हम कतर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कतर जो कि एक अरब देश है और आपके सामने एक स्क्रीन पे मैप खुला हुआ है। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं कतर की लोकेशन। ठीक है दोस्तों, कतर यहाँ पे देखिए पर्शियन गल्फ आपको दिखेगा और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान दिखेगा। ये सारी चीजें हम लोग बहुत बार देखे। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ में जो है दोहा, यहाँ पे कतर आपको छोटा सा दिखाई देगा एक। ठीक है, कतर जिसकी देखा जाए जो बाउंड्रीज है वो सऊदी अरब से और यूएई से, ध्यान रखिएगा सिर्फ सऊदी अरब से ही अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है और इसकी जो लोकेशन है वो पर्शियन गल्फ से है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कतर जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, दोहा है और यहाँ की जो मुद्रा करेंसी है वो रियाल है। यहाँ की जो अमीर देखिए ये एक तरीके से पूरी तरीके से राजशाही व्यवस्था है यहाँ पे, और यहाँ के जो शेख होते हैं उनको अमीर कहा जाता है और यहाँ के जो अमीर एक तरीके से राजा कह सकते हैं। जो यहाँ के राजा या फिर जो अमीर है उनका नाम है शेख तमीम बिन अहमद अल धानी। यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धानी यहाँ के प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा, कतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया गया है। तो जितने हाथियों की जो मृत्यु होती है उनकी गणना के लिए एक हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया गया है किस राज्य के द्वारा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो है पेश किया गया है। हाथियों की जनगणना से रिलेटेड है ये। तो जो तमिलनाडु राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो तमिलनाडु के वन विभाग है उन्होंने राज्य में हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए एक अधिक विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जितने भी जो हाथी हैं उनकी जो मृत्यु हो रही है उनकी पूरी निगरानी, पूरी मतलब एक तरीके से उनका पूरा रिकॉर्ड करना, उनकी निगरानी करना, और ये सारी चीजों के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित की जाएगी जिससे कि पूरे जो ये हाथी जनगणना एक तरीके से जो लगातार हाथियों की मृत्यु हो रही है उसको एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए और हाथियों को संरक्षित करने के लिए और हाथियों की जनसंख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो जनसंख्या और हाथियों के संरक्षण से संबंधित कई सवालों के लिए क्षेत्र में मृत्यु दर के कारणों की पहचान करना महत्वपूर्ण। जैसा कि दोस्तों लगातार हाथियों की मृत्यु कई कारणों से हो रही है, तो इन कारणों की पहचान करना और उन कारणों को पहचान करके उनका समाधान निकाल करके हाथियों को संरक्षित करना, ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से चुनौती भी कह सकते हैं और इस क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी है और इस क्षेत्र में लगातार जो है कई सरकारें अपने स्तर पे कार्य कर रही है। ठीक है, चूंकि हम बात करें हाथी के बारे में, ठीक है, यहाँ पे जो तमिलनाडु ने जो इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि सर्वाधिक हाथियों की जो जनसंख्या वाला राज्य कौन है, या फिर सबसे ज्यादा जो हाथी पाई जाती है वो किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी, श्री रविशंकर, दलाई लामा या फिर शंकराचार्य। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, दलाई लामा को 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ध्यान रखिएगा ये 14वें दलाई लामा है इस बार के। ठीक है, और इनको गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार दोस्तों दिया गया है वो हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल है जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा यह सम्मान जो इन्हें दिया गया, कहाँ पे दोस्तों, तो धर्मशाला के, ठीक है, मैक्लोडगंज के थेकचेन छुएलिंग में इस पुरस्कार को प्रदान किया गया। किसको, 14वें दलाई लामा को। ध्यान रखिएगा इस पुरस्कार की दोस्तों बात किया जाए तो ये पुरस्कार दिया जाता है गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा, जो कि कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और गांधी मंडेला फाउंडेशन भारत सरकार के तहत क्या है, भारत सरकार का पंजीकृत ट्रस्ट है। ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है गांधी मंडेला फाउंडेशन जो कि नई दिल्ली में स्थित है और इसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम इस फाउंडेशन की दोस्तों बात करें तो ये एक तरीके से गैर लाभकारी संगठन है, एक एनजीओ है और इसका जो गठन किया गया था दोस्तों, तो किस उद्देश्य से किया गया था, जो महात्मा गांधी है भारत के, देखा जाए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है नेल्सन मंडेला,
उनके जो अहिंसा संबंधी जो उनके मूल्य थे, उनके जो विचार थे, उन सब विचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे बात करें दलाई लामा की, तो दलाई लामा दोस्तों ध्यान रखिएगा तिब्बती आध्यात्मिक नेता होते हैं और 1989 में जो अभी 14वें दलाई लामा है, इनको देखा जाए तो 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और इस वर्ष का 2022 का जो गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है वो 14वें दलाई लामा को दिया गया है। ठीक है, आते हैं अंतिम प्रश्न पे। हाल ही में किस देश में 29वां एशियाई पैसिफिक आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन 2022 संपन्न हुआ? ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, थाईलैंड में दोस्तों ये संपन्न किया गया है। 29वां एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग संगठन जो सम्मेलन है उसका 2022वां जो था, ध्यान रखिएगा 29वां था, माफ करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग है, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो कि एक संगठन, एक समूह है, इसमें देखा जाए तो 29वीं बैठक जो हुई है अभी, ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई है। 18 से लेकर के 29 नवंबर के बीच में संपन्न हुआ था। एपेक की बात करें जो कि 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्था के नेता और शासनाध्यक्षों के बीच में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें इस बैठक के दौरान किस चीज पे जो है बात की गई, तो इस बैठक में जो सदस्य देश है, जो कि टोटल 21 सदस्य देश है, उन्होंने यूक्रेन पे जो रूस के युद्ध की समाप्ति का आह्वान किया। उन्होंने बोला कि ये जो युद्ध हो रहा है इस युद्ध का समापन होना चाहिए। ठीक है, आह्वान किया उन देशों से, ठीक है, और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सतत विकास की ओर ले जाने का आह्वान किया गया इन सदस्य देशों के द्वारा। अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि एपेक, एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग की दोस्तों, तो इसका जो स्थापना की गई थी 1989 में किया गया था। और जितने भी जो क्षेत्र हैं जो किस उद्देश्य से, तो आर्थिक एकीकरण यानी कि जो जितने सभी 21 सदस्य देश हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोग करके अपने क्षेत्र का यानी कि क्षेत्रीय आर्थिक बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, अपने क्षेत्र में आर्थिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मंच को तैयार किया गया था, ध्यान रखिएगा। और एक तरीके का ये क्षेत्रीय स्थापित माफ करिएगा आर्थिक मंच है। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात किया जाए दोस्तों तो सिंगापुर जो है एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर में। और इसमें जो 21 सदस्य देश हैं वो कौन कौन से ये देख लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य एपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, कौन सा देश एपेक का सदस्य नहीं है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये 21 देश है, थोड़ा थोड़ा 2 बार देख लेंगे तो आपको खुद ही आइडिया, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आंखों के सामने से ले जाने की जरूरत है, ताकि जब भी वो 4 ऑप्शन आपके सामने है तो आपको लगे नहीं ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में सबसे पहला फैक्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया। कहाँ पे दोस्तों, तो वाराणसी में। ध्यान रखिएगा काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है, वाराणसी में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मनिका बत्रा ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता दोस्तों, तो कांस्य पदक जीता। देखिए यहाँ पे एक चीज और मिल गई कि एशियाई कप जो टेबल टेनिस टूर्नामेंट है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कांस्य पदक जीता है दोस्तों मनिका बत्रा ने जीता है। विश्व विरासत सप्ताह मनाया जा रहा है, कब से कब तक, तो 19 से लेकर के 25 नवंबर के बीच में जो है विश्व विरासत सप्ताह मनाया जा रहा है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, सप्ताह 19 से 25 नवंबर को मनाया जाता है और दिवस जो है 18 अप्रैल को। विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया गया, वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया गया कब, 21 नवंबर को मनाया गया। वही अंतिम फैक्ट है कि दुबई यानी कि यूएई का जो शहर है दुबई, वहां पे मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट में सुपरस्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों, किसे, अभिनेता रणवीर सिंह को। तो ये डिकेड के सबसे सुपरस्टार रहे हैं। ठीक है,
कौन? अभिनेता रणवीर सिंह। इनको कहाँ पे अवार्ड मिला है? तो दुबई में जो मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट थी जो आयोजन किया गया था, उसी में इनको सुपरस्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने देखा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप बस तैयार करते हुए चलिए। मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मात्र ये 20 to 30 मिनट्स की जो वीडियोस होती है ये आपके लिए एक तरीके से इतना सफिशिएंट है करंट के लिए, ठीक है। बाकी और भी जो चीजें रहती है मैं आपको बताती चलती हूँ, कुछ अलग से भी जो बताती हूँ उसको भी ध्यान रखिए। आंसर करते रहिए, आप सभी लोग आंसर करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।